गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब उसे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो बात की थी वो हमने ऐसी बात की थी कि भाई हमारे पास जो सेल साइकिल है उसमें बेसिकली हमारे पास हमने जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हमने उसके अंदर सेल साइकिल की हम डिस्कशन कर रहे थे। वो दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड था। पहला पार्ट था इंटरफेज और दूसरा पार्ट था एम फेज। आज हम एम फेज को डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे पास है बेटा जी एम फेज, राइट। बेटा जो एम फेज है उसे फर्दर हमने डिफरेंशिएट किया है, उसे हम फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसे हम फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, एम स्टैंड फॉर माइटोसिस और एम स्टैंड फॉर meiosis। M stand for meiosis, राइट। जहां पर अगर मैं बात करूं माइटोसिस का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस का मतलब है पुत्र जी रिडक्शनल डिवीजन, राइट। माइटोसिस और मियोसिस। नाउ वो कहता है कि मेरे पास जो माइटोसिस है बेटा जी, माइटोसिस को हम फर्दर दो फेज में डिफरेंशिएट करेंगे। पहला जो फेज आएगा उसे हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा जो फेज आएगा बेटा उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। इज इट ओके? इतनी बात समझ आ रही है? अब हम ओवरव्यू ले रहे हैं सभी चीज का। कहता है मैं माइटोसिस तब बात करूंगा जब मैं एग्जांपल में ले रहा हूं सोमैटिक सेल। कौन सी सेल यूज कर रहा हूं बेटा? सोमैटिक सेल, राइट। यानी मैंने एक डिप्लॉयड सेल को कंसीडर किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि माइटोसिस डिप्लॉयड में हो सकता है, वो हैप्लॉयड में भी हो सकता है। लेकिन जब भी डिवाइड करोगे तो आप इक्विवेलेंट चीजें ही बनाओगे। मियोसिस के केस में अगर मैं बात करूं तो यहां जो आप एग्जांपल कंसीडर करेंगे ऑलवेज ओनली डिप्लॉयड सेल ही यूज हो सकती है। कैसी सेल यूज होगी बेटा? डिप्लॉयड सेल। सेम मैं यहां अगर बात करूं तो मेरे पास जो माइटोसिस है, जो मियोसिस है उस वो फर्दर दो फेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बेटा जी जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 जो है वो रियल में क्या है? वो बेटा रियल में है तुम्हारा रिडक्शनल डिवीजन। क्या है बेटा जी? वो रिडक्शनल डिवीजन, ये रियल में है। जबकि जो मियोसिस 2 है वो क्या है बेटा? वो इक्वेशनल डिवीजन ही है। क्या है ये? इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। ये माइटोसिस की तरह ही काम करता है। इज इट ओके? नाउ वो कहता है इसके बाद मैं फर्दर मियोसिस 1 को सेम डिफरेंशिएट करूंगा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फिर मियोसिस 2 को भी डिफरेंशिएट करूंगा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यानी आपने क्या करना है? आपने कैरियोकाइनेसिस से जाना है साइटोकाइनेसिस, फिर आप जाएंगे अगेन साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस और फिर जाएंगे साइटोकाइनेसिस। यानी कि जब आप साइटोकाइनेसिस से कैरियोकाइनेसिस जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं इसके बीच के इन बिटवीन जो डिफरेंस होता है, जो टाइम होता है, उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको? इंटरकाइनेसिस। ओके। अब हमारे पास जब सेल यहाँ से चली, सेल जब आप यहाँ से डिवाइड करना शुरू करोगे तो मेरे पास जो मेरी पेरेंटल सेल है वो 2n है। जब आप यहाँ पहुँचे सेल का साइज थोड़ा सा छोटा हुआ और आप हैप्लॉइड हो गए। यहाँ जो जेनेटिक मेकअप है 2n है,
46 डीएनए के मॉलिक्यूल हैं और आपके पास जो आपका वेट है स्टार्टिंग में इनिशियल में वो 2C था, लेकिन जब आप ये फेज स्टार्ट करते हो तब आप 2C से क्या हो जाते हो पुत्र जी, 4C। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपका जो जेनेटिक मेकअप है वो N हो जाएगा, क्रोमोसोम आपके पास 23 हो जाएंगे और वेट आपका 2C हो जाएगा। और जब आप फाइनली यहाँ साइटोकाइनेसिस करेंगे तो आपके पास टोटल 4 सेल्स बनती है बेटा। कितनी सेल बनेगी? 4। और वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड 23 और जेनेटिक मटेरियल कितना हो जाएगा हमारे पास? C। उसका वेट कितना हो जाएगा? C। नाउ पहले हम इसे कंसीडर करते हैं फिर उस पर जाते हैं। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक आता है वो है वेरी वेरी सिंपल, क्या? मियोसिस, माइटोसिस। और क्या बोल रहे थे माइटोसिस को? इक्वेशनल डिवीजन। इज इट ओके? अब देख लेते हैं। कहते हैं जब मुझे माइटोसिस करना है तो मुझे सोमैटिक सेल ही चाहिए, तो इसमें मैं पहला फेज कंप्लीट करता हूँ। पहला फेज मेरा शुरू होता है किससे? पहला इसमें फेज क्या आएगा? कैरियोकाइनेसिस। कहते हैं कैरियोकाइनेसिस अगर आपने करना है तो उसके अंदर मुझे टोटल 4 फेज मिलते हैं बेटा जी। कितने फेज मिल रहे हैं मुझे? 4। 1 2 3 एंड 4, राइट। यहां अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जब हम कैरियोकाइनेसिस करते हैं बेटा, तो इसे याद रखने के लिए, पैटर्न को याद रखने के लिए हम याद रखेंगे PM एट। P स्टैंड फॉर प्रोफेज, M स्टैंड फॉर मेटाफेज, राइट, मेटाफेज। A स्टैंड फॉर एनाफेज एंड T स्टैंड फॉर टेलोफेज, राइट। तो अगर आप मेटाफेज कर रहे हैं, अगर आप माइटोसिस कर रहे हैं और एग्जाम्पल में मेरे पास है यहाँ पर, एग्जाम्पल में अगर मैं ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने ह्यूमन सेल ली हुई है तो माइटोसिस करने में मुझे लगते हैं 1 आवर। कितने लग रहे हैं बेटा? 1 आवर। और माइटोसिस करने में 1 आवर लगते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं साइटोकाइनेसिस को, जो मेरा माइटोसिस है उसमें कैरियोकाइनेसिस को करने में कितने लग रहे हैं बेटा? 50 मिनट्स। ये 50 मिनट कंप्लीट होता है ह्यूमन बीइंग में, और साइटोकाइनेसिस को कंप्लीट होने लगते हैं 10 मिनट्स। कितने लगते हैं? 10 मिनट्स। सेम अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर मैं इसे ह्यूमन के अंदर बात कर रहा हूं और ह्यूमन में अगर मैं फीमेल के अंदर हूं, तो फीमेल में इसका जो कंप्लीट होने का जो टाइम शेड्यूल है वो वेरी कर सकता है। वो 13 ईयर से लेकर 50 ईयर तक हो सकता है। लेकिन अगर मैं मेल में बात कर रहा हूँ तो 25 डेज में हमारा जो मियोसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम माइटोसिस की बात करें तो 50 मिनट लग रहे हैं, तो 50 मिनट में ये होगा और 10 मिनट में साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। यानी टोटल 1 आवर में माइटोसिस मेरा कंप्लीट हो जाता है, एम फेज कंप्लीट हो जाता है इन केस ऑफ सोमैटिक सेल। नाउ तो थोड़ा हम जल्दी करते हैं। मेरे पास जो प्रोफेज है पुत्र, प्रोफेज, इसका मीनिंग ये होता है फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज, फर्स्ट स्टेप। मेटा का मतलब होता है बेटा सेकंड स्टेप। एना का मतलब होता है बेटा अप, यानी चीजें जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। और टीलो का मतलब होता है बेटा लास्ट और एंड फेज, लास्ट और एंड फेज। और एक चीज और याद रखना, इन केस ऑफ माइटोसिस जो टीलोफेज फेज है बेटा, जस्ट रेसिप्रोकल टू प्रोफेज, जस्ट रेसिप्रोकल टू प्रोफेज। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? इतनी बात समझ आ रही है? तो मैं प्रोफेज की पहले बात कर लेता हूँ। प्रोफेज के केस में अगर हम जाएं, प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है? कहता प्रोफेज में जो मेन बातें हैं, पहली बात यहाँ पर क्या होगा,
कंडेंसेशन ऑफ genetic material, condensation of genetic material, that is formation of chromosome, formation of chromosome. ओके, और क्या होगा, और क्या होगा, मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम टू अपोजिट पोल, और क्या हो सकता है, disappear of ER Golgi body, न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा. न्यूक्लियोलस क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोलस कुछ नहीं होता है, हमारे पास जो हमारी सेल होती है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ना आपको कुछ डार्क जोन नजर आते हैं, जैसे डार्क जोन है ना, मिनिमम 5 होते हैं, ये मिनिमम 5, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 5 होते हैं. और ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है, तो इसमें मुझे कुछ ऐसे जोन नज़र आते हैं जो ऐसे डार्क जोन वाले, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोलस. क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियोलस. और ये क्या होते हैं न्यूक्लियोलस, साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस. तो ये सब के सब क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, बाकी भी सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं. और साथ में कौन होती है, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर. ये होता है प्रोफेज 1 में, डायग्राम भी बनाएंगे, पहले हम थ्योरी लिख रहे हैं. मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में पहला काम, बेसिक मेन काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट और मेटानेफ्रिक प्लेट ऑन इक्वेटर ऑफ द सेल. और क्या होगा, ऑल क्रोमोसोम align on the equatorial plate and formation of spindle fiber via सेंट्रोसोम, और उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर फॉर्मेशन. क्या होता है वहाँ पर, एस्टर फॉर्मेशन. ये काम है मेटाफेज में. एनाफेज में क्या होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेलिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर and detachment or separation of sister chromatid. ये पहली ऐसी स्टेज है बेटा, अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने ह्यूमन सेल का एग्जांपल लिया हुआ है, टोटल 92 क्रोमोसोम इन नंबर. हमारे पास यहाँ पर जो टोटल क्रोमोसोम का नंबर मिल रहा है बेटा, वो कितना है, 92 है. अब आप लोग सर 46 से 92 कैसे हो सकता है, 92 होता है हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर, बट सेल अभी सेल की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सेल को सेल जैसा होने के लिए न्यूक्लियस वेल डेवलप न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियर एनवलप होनी चाहिए, सारे ऑर्गेन्स, वो कुछ भी नहीं है, तो आप इसको रख सकते हो अभी, राइट. देन लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वो सब होगा जो प्रोफेज में हुआ था, उसका जस्ट उल्टा. क्या होगा यहाँ पर, appear of nuclear membrane, appear of nuclear
मेम्ब्रेन, देन और क्या होगा, ER, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियोलस, एक्सेट्रा ऑर्गेनील्स रीअपियर एंड क्रोमोसोम फॉर्म डिसोल्यूट। वो अब जो क्रोमोसोम है वो डिसोल्यूट हो रहे हैं, किस फॉर्म में जा रहे हैं, क्रोमेटिन फॉर्म में जा रहे हैं। किस फॉर्म में जा रहे हैं बेटा जी, क्रोमेटिन फॉर्म। कितनी बात समझ आ गई। तो ये हमारे मेन बेसिक पॉइंट हो गए। इसके अलावा हमने ये सिर्फ अभी थ्योरी लिखी है, अब हम जाते हैं इसके डायग्राम्स के ऊपर। नाउ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, पहला मेरे पास फेज आ गया बेटा जी। पहला आपने यहाँ पे बात किया है टीलोफेज, सॉरी वेरी सॉरी, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोफेज। हम बात कर रहे हैं प्रोफेज की। प्रोफेज, ओके। तो प्रोफेज में अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सेल है। हमारे पास जो सेल है उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो मेरा सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो सब क्या हो गया बेटा, डिसअपियर हो गया है। यानी जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर हो गई है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो अब धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी, कंडेंस हो रहा है, राइट। और मेरे पास जो मेरे डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है, एक जो सेंट्रियोल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ओके। और जेनेटिक मटेरियल मेरा क्या धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है। हमने थ्योरी लिख ली है सारी, हमें पता लग गया। नाउ सेकंड केस में क्या होगा, यानी जब आप प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है अर्ली प्रोफेज, एक होता है बेटा जी लेट प्रोफेज। जो अर्ली प्रोफेज होता है उसमें हमारे पास जो आपकी न्यूक्लियर एनवेलप है वो 20% डिसअपियर होती है, और जैसे जैसे आप लेट प्रोफेज तक पहुंचते हैं तो 95% जो मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है। अब मैं जाता हूँ अगले फेज में। अगले फेज में क्या होने वाला है, प्रोफेज के बाद हम पहुंच जाते हैं मेटाफेज, राइट। जैसे मैं मेटाफेज में पहुंचता हूँ बेटा, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज के अंदर हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन बनती है बेटा। एक इमेजिनरी लाइन बीचों बीच तैयार होती है यहाँ पे। इसे आप इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हो, मेटाफेजिक प्लेट भी कह सकते हो, मेटानेफ्रिक प्लेट भी कह सकते हो। अब मेरे जितने भी कंडेंस फॉर्म है जो जेनेटिक मटेरियल की, जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, वो सब के सब यहाँ अलाइन हो जाएंगे। कैसे अलाइन होंगे, लाइक दिस। ठीक है, ये अलाइन हो गए। ये क्या है, सेंट्रोमियर। क्या है ये, सेंट्रोमियर। अब मेरे पास जो मेरे क्या थे बेटा, जो मेरे सेंट्रोसोम थे वो पोल पे पहुंच चुके हैं, वो पोल पे पहुंच गए बेटा। और अब ये पोल पे जाके क्या कर रहे हैं, एस्ट्रिफिकेशन। क्या करेंगे बेटा, ये एस्ट्रिफिकेशन। क्या होती है एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है स्पिंडल फाइबर करना बेटा। ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेंगे सभी डायरेक्शन में, ठीक है। और उससे पहले हमारा जो
हमारे जो सेंट्रियोल है बेटा, सेंट्रोमियर है, वो एक प्रोटीन से कवर हो जाएंगे दोनों साइड से, ठीक है। इस डायग्राम में मैंने सिर्फ कितने बनाए हैं, 2 क्या बनाए बेटा, क्रोमोसोम बनाए हैं, 2 ही क्रोमोसोम। वैसे मेरे पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम लेट गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो मेरे स्पिंडल फाइबर है वो फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, राइट। तो यहां पर ये क्या तैयार हो गया बेटा, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको अलग कलर से बनाता हूं, स्पिंडल फाइबर्स। ये है स्पिंडल फाइबर, और हमारे पास ये क्या बेटा, हमारे पास स्पिंडल फाइबर, और ये क्या है, सेंट्रोमियर। क्वेश्चन आता है कि स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते हैं, वो अटैच होता है काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर, ओके। और ये क्या हो रहा है, एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन, ओके। आप देख रहे हो एक स्पिंडल फाइबर डायरेक्ट है, यहां से निकल कर यहां जा रहा है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फाइबर। ये क्या, कौन से होते हैं, कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, और जिसके साथ क्रोमोसोम लगा उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अब ये सब होने के बाद अब क्या होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, इनको ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा बेटा, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे अपने अपने पोल की तरफ, इन्हें खींचा जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की वो कौन सी स्टेज है जहां पर सबसे बेटर क्रोमोसोम हमें नजर आते हैं, तो आप बोलोगे मेटाफेज। कौन सा बोलोगे बेटा, मेटाफेज। यानी ये वो स्टेज है जहां पर, ये मेरे पास वो वाली स्टेज है जहां पर सॉरी, जहां पर स्ट्रक्चर, नंबर और मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी सेल साइकिल के अंदर, यानी एम फेज में वो कौन सी जगह होती है जहां पर आप क्रोमोसोम को अच्छे से देख सकते हो, उसका नंबर चेक कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, उसकी मॉर्फोलॉजी समझ सकते हो, तो वो सबसे बेटर कौन सा है, मेटाफेज। कौन सा होगा बेटा जी, मेटाफेज। क्लियर हुआ। यानी अगर आपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, नंबर को एक्सप्लेन करना है, मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज। अब क्या होगा, अब इनकी स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग से क्रोमोसोम ऊपर जाएंगे, क्रोमोसोम नीचे जाएंगे। तो जब आप स्प्लिट करोगे ना, तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम ऊपर जाएंगे और 46 ही क्रोमोसोम नीचे जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा डिवीजन है, इक्विवेलेंट। कैसे होगा देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास स्टेज आ गई, नेक्स्ट मेरे पास जो स्टेज आती है वो है एनाफेज। और आपको पता है एनाफेज में क्या होता है, ट्रेलिंग ऑफ क्रोमोसोम, है ना। हमारे पास कौन सी स्टेज आ गई, एनाफेज, एनाफेज। एनाफेज में अगर हम बात करें तो एनाफेज में हमारे पास क्या है, कहता है एनाफेज के अंदर, अगर एनाफेज के अंदर आप देखें तो यहां पर होता है ट्रेलिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्या होती है पुत्र जी, ट्रेलिंग ऑफ क्रोमोसोम। यहां पर क्या हो रहा है कि अब जो मेरे जो आपके क्या थे, ये क्या थे हमारे सेंट्रोमियर, क्या थे बेटा जी, ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या कर रहे थे, अब वो मेरे क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच रहे थे। मैंने पिछले डायग्राम में 2 क्रोमोसोम बनाए, दो क्रोमोसोम बनाए। तो अब मेरा जो क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर वो स्प्लिट कर गए, और ट्रेलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रही है, इसे बोलते हैं ट्रेलिंग। जब दोनों आर्म से नीचे झुक जाए, है ना, उसे बोलते हैं ट्रेलिंग। देख रहे हो आप, राइट। और ये बीच में जुड़े होते हैं,
जो उनको सेपरेट करने में मदद करता है, इसको बोलते हैं इंट्राजोनल फाइबर। इसे कहा जाता है इंटरजोनल फाइबर। यानी ऊपर कितने जा रहे हैं 46, नीचे कितने जा रहे हैं 46। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है बेटा, ये अब सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो रहा है बेटा, सेपरेट हो रहे हैं। तो 46 क्रोमोसोम ऊपर वाले पोल की तरफ जा रहे हैं और 46 ही क्रोमोसोम कहाँ जा रहे हैं, नीचे वाले पोल की तरफ जा रहे हैं। इतनी बात समझ आई। तो अब आपके पास अगला फेज क्या होने वाला है, टीलोफेज। टीलोफेज देख लेते हैं। टीलोफेज को हम लास्ट फेज बोलते हैं और ये जस्ट रेसिप्रोकल होता है प्रोफेज के। यहां पर क्या होने वाला, अब जो मेरी सेल है वो थोड़ी इलोंगेट हो गई है और जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है वो वापस आ रही है, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ रही है और जो जेनेटिक मटेरियल है अब वो रिलैक्स हो रहा है, डिसोल्यूट हो रहा है ना ये। और अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, अगला जो फेज स्टार्ट होने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा उसको, साइटोकाइनेसिस करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स। कितनी और समझ आ गई, क्लियरेंस हो गया। तो जैसे आप वो फेज कंप्लीट करोगे तो हमारे पास, यानी कि अब यहाँ हमारे पास अगर हम जेनेटिक मटेरियल चेक करें तो ये अब कैसा है बेटा, ये अपने आप में डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम है और वेट कितना है 2C। ये भी कैसा है, डिप्लॉयड है, 46 है और 2C है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। जैसे आप साइटोकाइनेसिस करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि साइटोकाइनेसिस जो मेरा फेज है साइटोकाइनेसिस, ये 10 मिनट्स में होता है इन ह्यूमन बीइंग। वैसे तो वेरिएबल है। अब इसमें ये चक्कर है कि हमारे पास सेल ही दो टाइप की होती हैं। हो सकता है आप प्लांट में बात कर रहे हो और हो सकता है आप बात कर रहे हो एनिमल्स में। अब दिक्कत क्या आ रही है, कहते अगर आप प्लांट में है तो प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट के अंदर कभी भी मुझे ये मिलते ही नहीं है। ये क्या है, ये क्या है मेरा, ये है सेंट्रोमियर। ये तो एब्सेंट होते हैं, प्लांट में होते ही नहीं है। तो फिर प्लांट में आप साइटोकाइनेसिस कैसे करेंगे, कहता प्लांट के अंदर हम साइटोकाइनेसिस कैसे करते हैं देख लेते हैं। हमारे पास जो सेल है पुत्र, ये आपकी प्लांट सेल है और इसके दो न्यूक्लियस हो चुके हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गई प्लांट सेल में। अब क्या होगा, इसके बीचों बीच सेंटर में हमें क्या मिलेगा, धीरे धीरे वैक्यूल्स बनना शुरू होंगे और वो वैक्यूल्स सेंटर से टुवर्ड बाहर की तरफ बनेंगे, ऐसे है ना, बाहर की तरफ बनते जाएंगे। अब वो इस तरीके से बनते जा रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोवेसिकल है, ये मैक्रोवेसिकल। ये क्या बेटा, वेसिकल्स। ये क्या है बेटा, वेसिकल्स। और ये वेसिकल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, गोल्जी एपरेटस, राइट। इसके अलावा यहां पर गोल्जी एपरेटस में और क्या ऐड कर रहा है, इसमें कुछ मटेरियल भी ऐड किया जा रहा है। और ये मटेरियल किसका बेटा, कैल्शियम पैक्टेट का। किसका बेटा, कैल्शियम पैक्टेट। ये कैल्शियम पैक्टेट, ये जो कैल्शियम पैक्टेट है बेटा जी, ये कल को जाके फर्दर किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, मिडल लैमेला में, मिडल लैमेला। और जो मिडल लैमेला होता है ना, वो मेन डिफरेंशिएटर होता है बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। इस चीज को आप याद रखें, राइट। तो अब यहां आप देख रहे हो कि हमारे पास जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है वॉल की, वो सेंटर से टुवर्ड बाहर की तरफ हुई है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस सिचुएशन को आप
एग्जार्क कंडीशन भी कह सकते हो, एग्जार्क कंडीशन। और क्या बोल सकते हो उसको, और उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रीफ्यूगल, राइट, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। एनिमल में अगर मैं जाता हूं तो एनिमल में क्या है, एनिमल के केस में वहां पर क्या हो रहा था, एनिमल के केस में जब आप टीलोफेज बोलते हो, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है, तो वहां पर धीरे धीरे अंदर की तरफ इनवेजिनेशन शुरू हो जाती है, राइट। और एक टाइम आएगा ये इन्वेजिनेशन जो है वो मीट कर जाएगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन रहा है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन रहा है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेरा लूज हो रहा है, 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आपके पास जो वॉल है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाती है, और बाद में क्या होती है, एड ऑन हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं एंडार्क कंडीशन। क्या बोलोगे इसको, एंडार्क, अंदर की तरफ है ना, एंडार्क। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर, वो फ्यूगल था, सेंट्रीपीटल कंडीशन। तो एनिमल में यहाँ पर हमारे पास जो कैल्शियम पैक्टेट है वो हेल्प कर रहा है, और वहां पर हमारे पास क्या है कि आपके पास जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो आपकी मदद करेंगे इन्हें बनाने में। जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। और जो इन्वेजिनेशन है वो अंदर की तरफ हो जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, इस तरीके से। और एक टाइम आएगा दोनों साइड से वो मीट कर जाएंगे और दोनों सेल अलग हो जाएंगी। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियरेंस हुआ सभी को? आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो पार्ट मेरे पास आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मियोसिस। मियोसिस कहता है मियोसिस तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई जर्म सेल है ना। मैं एग्जांपल में जाऊं तो क्या क्या एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे मैं एग्जांपल में जाऊं, यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, मियोसाइट सेल्स होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास क्या हो बेटा, जर्म सेल हो, है ना। जैसे कि आपके पास और क्या हो सकती है बेटा, स्पर्मेटोगोनियम होनी चाहिए। या आपके पास क्या हो बेटा, जैसे स्पर्मेटोगोनियम, और क्या हो सकती है आपके पास, ऊगोनियम हो। या फिर आपके पास क्या हो सकती है, पोलन मदर सेल, है ना। क्या हो सकती है बेटा, पोलन मदर सेल। या आपके पास और क्या हो सकता है, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। और क्या हो सकती है, मेगा स्पोर मदर सेल, है ना। तो मियोसाइट्स होगी, जर्म सेल होगी, स्पर्मेटोगोनियम, oogoनियम, पोलर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ऐसी सेल्स अगर, और देखो ये इन सभी सेल्स के आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सभी डिप्लॉयड है बेटा जी। सभी कैसे हैं, डिप्लॉयड है। कैसे ही सभी के सभी कैसे बेटा, डिप्लॉयड है। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो मियोसिस तभी पॉसिबल है जब आपके पास मियोसाइट्स यानी ऐसी कुछ सेल्स अगर आपके पास होंगी, तब आप इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, मियोसिस कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया मियोसिस दो फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मतलब अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इसके दो फेज हैं, यानी ये दो फेज में अपनी कहानी स्टोरी को कंप्लीट करता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो हमें दोनों ही फेज देखने पड़ेंगे, है ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरे पास फेज आ गया, हम बात करते हैं मियोसिस 1 की। हम बात करते हैं बेटा मियोसिस मियोसिस 1। और मियोसिस 1 बेटा जो हमने पहले ही बात की है, डिस्कशन किया है कि ये क्या है, ये रियल वाला, ये रियल क्या है बेटा, रियल में क्या है, ये रिडक्शनल, ये रिडक्शनल डिवीजन है आपका, ये रिडक्शनल डिवीजन है। कहते हैं मियोसिस को कंप्लीट करने के लिए, मियोसिस को कंप्लीट करने के लिए वही हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहला इसमें काम क्या होगा, पहला काम
हम करेंगे क्या, पहला काम बेटा हम करते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा काम हम क्या करते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस। क्या करते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस। तो हमें, जैसे हमने यहाँ बात कर ली कि मियोसिस 2 फेज में हो रहा है, तो अगर मैं इन 2 फेजेस को अगर थोड़ा सा आपको और ओवरव्यू दूं, अच्छा सा ओवरव्यू दूं, तो आप देखोगे कि हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो आपके पास, जो आपकी सेल साइकिल थी, अब हम बात कर रहे हैं मियोसिस के हिसाब से। तो मियोसिस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारे पास अब हमारे पास क्या था, अगर हम देखें, ये कौन सा फेज था पुत्र जी, G1। कौन सा फेज था, G1। ये क्या था बेटा, S। ये क्या था बेटा, G2। और ये मेरे पास था M फेज। क्या था ये, M फेज। लेकिन ये M फेज अब हमने 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया, 2 पार्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो हमारे पास, अब हमारे पास जो सेल है पुत्र जी, हमारी जो सेल है वो अब यहाँ बैठी हुई है, हमारी सेल अभी यहाँ पे है, हमारी सेल यहाँ पे बैठी है, और जैसे ही वो अपना सर्कल पूरा करेगी, सर्कल पूरा करेगी, तो और वापस इस पॉइंट पे पहुंचेगी, क्योंकि आपने ये पाथवे जो है फॉलो करना है, आपने इस पाथवे को फॉलो करना है, और जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो यही सेल आपको टोटल 4 सेल देगी। क्या देगी बेटा, टोटल 4 सेल। तो G1 से आपने जाना है S में, S से आपने जाना है G2 में, G2 से आप जाएंगे बेटा जी, G2 से आप एंट्री लेंगे मियोसिस 1, फिर आप जाओगे मियोसिस 2 में। अब मेरे पास ये जो बीच में जो डिफरेंस आया, इसे मैं कहता हूँ इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरकाइनेसिस। यानी एक्चुअल में जो मियोसिस है वो, उसमें क्या होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन, बट ओनली 1 DNA replication, 1 DNA replication। इज इट ओके, समझ आई बात की नहीं। तो इस तरीके से हम काम करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो इसे बोलते हैं इंटरफेस, और बाकी जो फेज होता है उसे बोलते हैं M। लेकिन M 2 पार्ट में डिफरेंशिएट है, M1 और M2। M1 और M2 के बीच में जो स्पेस है या जो टाइम है, थोड़े टाइम के लिए उस रेस्टिंग टाइम से कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलोगे उसको, इंटरकाइनेसिस। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे मियोसिस की, 2 काम होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। पहले मैं बात करता हूँ कैरियोकाइनेसिस की। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर बेसिकली हमारे पास पहला फेज आ गया। अगर मैं देखूं तो कैरियोकाइनेसिस के वही पार्ट है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। सब कुछ चीज़ें सेम है, बट यहाँ का जो प्रोफेज 1 है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है बेटा जी, वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं अगर प्रोफेज की बात करूं, प्रोफेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, मेरे पास आ गया, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेज 1। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके फर्दर पार्ट है। इसका बेटा जी पहला पार्ट जो है, पहला जो उसका पार्ट है, उसे हम बोलते हैं, बेटा जी लेप्टोटीन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, लेप्टोटीन। फिर दूसरा आता है बेटा जाइगोटीन। फिर मेरे पास आता है बेटा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इसके बाद बेटा आएगा पैकेटीन। फिर बेटा इसमें आएगा मेरे पास लेप्टोटीन होगा, जाइगोटीन हो गया, पैकेटीन हो गया। पैकेटीन के बाद बेटा मेरे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकेटीन, फिर आएगा डिक्लोटीन, और फाइनली मेरे पास आता है डाइकाइनेसिस।
काइनेसिस। जो प्रोफेज में नॉर्मल माइटोसिस के प्रोफेज में होता है वैसा यहाँ किसी में नहीं होता, सिर्फ डाइकाइनेसिस मैच करता है प्रोफेज के साथ जो नॉर्मल माइटोसिस का होता है, अदरवाइज बाकी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझते हैं। तो पहली स्टेज आ गई लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होने वाला है, लेप्टोटीन में क्या होने वाला है, तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ बना के दूं, जैसे अगर मैं लेप्टोटीन में देखूं तो लेप्टोटीन में क्या होने वाला है, लेप्टोटीन के अंदर ऑल जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोमल फॉर्म, वो क्रोमोसोमल फॉर्म में चला जाएगा। तो अगर मैं लेप्टोटीन, मैं ये पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं पहली स्टेज में हूँ, अगर मैं पहली स्टेज में हूँ यानी मैं अगर लेप्टोटीन में हूँ, तो मेरे पास जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है सेल के अंदर, सेल के अंदर अगर हम हैं, अगर हम सेल के अंदर हैं बेटा, तो मेरा जो न्यूक्लियस है, मेरा जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस कुछ नहीं जा रहा, कुछ गायब नहीं हुआ है, सब एज इट इज वैसे का वैसे ही है। बस यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम फॉर्म में आ गया है, लाइक दिस। 46 जो मेरे डीएनए के मॉलिक्यूल थे वो अपनी हाईएस्ट कंडेंसेशन स्टेज में है, और वो है क्रोमोसोम। कौन है पुत्र जी? वो क्रोमोसोम। अब आप देख रहे हो मैं कलर अलग अलग बना रहा हूँ, है ना, हाईएस्ट कंडेंसेशन स्टेज पे है। यहाँ पे मैंने दो ही बनाए, वैसे 46 क्रोमोसोम आपको ऐसे नजर आएंगे। तो ये मेरी क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है मेरी सेल मेम्ब्रेन। तो ये काम कहाँ हो रहा है, ये काम हो रहा है आपकी फर्स्ट स्टेज में, यानी लेप्टोटीन में कहता है ऑल जेनेटिक मटेरियल कंडेंस इनटू क्रोमोसोमल फॉर्म। ज़ाइगोटीन में क्या होगा बेटा, ज़ाइगोटीन में होगा पहला काम यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, formation of synaptonemal complex, as a result homologous chromosomal pair formed। यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्रोमोसोम सेम साइज के हैं उनको एक दूसरे के साथ खड़ा कर देंगे और वो क्या बना लेंगे, क्रोमोसोमल पेयर बना लेंगे। कैसे, देखते हैं। तो जो सेकंड मेरे पास स्टेज आई, और सेकंड थी मेरे पास ज़ाइगोटीन वाली, पहले क्या थी मेरे पास, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद कौन आया, ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, अब जो सेम साइज के क्रोमोसोम है वो एक साथ खड़े हो जाएंगे, जो सेम साइज के क्रोमोसोम है वो एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये एक साथ खड़े हो गए। जो सेम साइज के क्रोमोसोम है वो एक साथ खड़े हो गए, राइट, एक साथ खड़े हो गए। और अब इनका क्या क्या नॉमेनक्लेचर रहेगा, ये मेरे पास क्या है बेटा, सेंट्रोमियर, ये क्या है, सेंट्रोमियर, ये क्या है बेटा मेरे पास, सिस्टर, ये क्या है बेटा मेरे पास, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये आपस में क्या है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे मेरे पास 23 पेयर बनेंगे, क्योंकि मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, तो ऐसे कितने बन जाएंगे बेटा, 23। इतनी बात अपने याद रखनी है। तो इसको हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों खड़े हो गए, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है बेटा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है, एक ऐसा केमिकल जो इनको टेम्परेरी फॉर्म के लिए, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहा है।
यहाँ पर क्या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है जो इनको एक दूसरे के साथ खड़ा रख देता है। ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहा है, इसे हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये इन दोनों को एक दूसरे के पास करेगा। अब इसे होमोलोगस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर कोई ए जीन है, कोई ए जीन है, तो यहाँ पर भी यही है सेम लोकस के ऊपर, और जस्ट उसके परले जो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी हमें क्या मिलेगा, सेम लोकस पर सेम जीन मिलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। कोई पूछे इस डायग्राम में कितने क्रोमोसोम है, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम कितने पुत्र जी, यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, तो आप रिप्लाई दोगे 2। आपसे पूछे क्रोमेटिड कितने हैं, टोटल क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड कितने हैं, तो क्रोमेटिड कैसे डिफाइंड होता है, पी पी क्यू क्यू आर्म, पी पी क्यू क्यू। एक होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर के अंदर टोटल क्रोमेटिड कितने हैं, तो क्रोमेटिड का फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो पी प्लस क्यू 1 1 1 1, टोटल हमारे पास कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। अब कोई पूछे कि हमारे पास यहाँ जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं वो किस फॉर्म में है, तो क्रोमोसोम यहाँ पर किस फॉर्म में बेटा, बाईवेलेंट कंडीशन में, बाईवेलेंट। बाईवेलेंट मतलब आपको 2 सेंट्रोमेयर दिख रहे हैं ना, 2 सेंट्रोमेयर, तो ये बाईवेलेंट कंडीशन होती है, क्रोमोसोमल पेयर है तो ये बाईवेलेंट है। और क्रोमेटिड किस फॉर्म में, क्रोमेटिड 4 है तो हम बोलेंगे टेट्राड, क्या बोलोगे, टेट्राड। क्रोमेटिड किस फॉर्म में है, टेट्राड कंडीशन में, है ना। तो मैं ये मान लेता हूँ 23 अगर ये पेयर है, तो मान लो कि मेरे पास ये मुझे फादर से रिसीव हुआ है और ये वाला क्रोमोसोम मुझे मदर से मिला है, इतनी बात समझ आ रही है। तो ये इसलिए उनको कलर अलग अलग दिए हैं कि जो 23 सेट इधर बने हैं वो फादर ने दिए हैं, और जो 23 सेट यहाँ मिले हैं वो मदर बने हैं, जो पैरेलली खड़े हैं एक दूसरे के साथ अपने अपना होमोलोगस क्रोमोसोमल ग्रुप बना के। तो ये हमने बात कर ली जाइगोटीन की, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन चुका है और होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर बन गए हैं। पैकेटीन में क्या होगा, पैकेटीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। पैकेटीन में हम क्या करते हैं बेटा, पैकेटीन के अंदर होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन बाया बाया क्रॉसिंग ओवर, बाया क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन क्यों करवा रहे हैं, मैं जो बार बार ये बोल रहा हूँ ना कि एक फादर का एक मदर का, हमने इस बात को खत्म करना है, हमने बनाने हैं हाइब्रिड होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर। ठीक है, तो पैकेटीन स्टेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ बाया क्रॉसिंग ओवर। तो देखते हैं क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है रीअरेंजमेंट करना, है ना। तो मेरे पास ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा, तीसरे पे आ गए हम, और तीसरे का नाम क्या था, पैकेटीन। पैकेटीन जो मेरी स्टेज है सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेटीन स्टेज में क्या हो रहा है कि अब मेरे पास जो मेरे क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए, जैसे ये था, और दूसरा ये था मेरे पास, अब ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया इस तरीके से, ये सुपर इम्पोज हो गया। सुपर इम्पोज मतलब, सुपर इम्पोज का मतलब क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो कि मान लो कि मेरे हैंड है, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो सामने से आपको ऐसा लग रहा है जैसे एक ही हैंड है, मतलब, है ना, तो वैसे डबल है लेकिन उसके ऊपर चढ़ गया, तो ये क्लोज एफिनिटी में आ गए, और क्लोज एफिनिटी में आके ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ अपने जो जीन्स हैं उन्हें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं, कि मतलब तू अपने दे दे जीन्स, मैं एलील, और मैं तुझे अपने एलील देता हूँ किसी पर्टिकुलर जीन के, तो ऐसे मिक्सिंग चली हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये क्रोमोसोम है जो हमने बनाया हुआ है, ये सिंपल मैं बना रहा हूँ विदाउट प्रोटीन, ये, और ये मेरे पास है। बेटा जी क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है जैसे मेरे पास जीन है, मेरे पास जीन है, जैसे यहाँ पर है ए बी सी डी ई एफ जी एच,
तो ये सेम ही है, तो एक ही है, तो कॉपी होगा। इसके पास है मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक चीज़ याद रखें, आपकी क्रॉसिंग ओवर वहीं होगी जहां पर जीन्स एलील के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि डिस्टेंस कहाँ ज़्यादा है, ई और एफ के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो एक्स क्रॉस ओवर, एक्स कहाँ बना है, ई और एफ के बीच में। तो जो रिजल्टेंट जो हमारे पास रहेगा, रिजल्टेंट जो हमारे पास अब ये कैसे थे, होमोलोगस। ये क्या थे, ये था होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर। अब जो रिजल्टेंट जो बनेंगे, रिजल्टेंट क्या बनेंगे देख लेते हैं। रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेंगे, तो हमारे पास यहाँ जो थे वो थे ए बी सी डी ई। देखो यहाँ था ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या आएगा एफ जी एच। क्या आएगा बेटा जी, कैपिटल में आ जाएंगे आप, एफ जी एच। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या थे ए बी सी डी ई। अब ऊपर चले जाओ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, एफ जी एच। आप देख रहे हो ना, उसके एलील उसके पास आ गए, उसके उसके जीन चले गए, तो इन्होंने शेयरिंग कर ली। अब ये जो आपको पेयर दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, अब ये क्या है, ये है तो होमोलोगस, पर कैसे हाइब्रिड, हाइब्रिड हाइब्रिड होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर। ये बात समझे, इसे कहते हैं, ये क्या किया हमने, क्रॉसिंग ओवर। क्या किया यहाँ पे बेटा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर करने से क्या हुआ, हमारे पास नए जीन्स बने, हमारे पास नई पेयरिंग बन गई, अब नया अरेंजमेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं रीकॉम्बिनेशन। नए अरेंजमेंट बन गए, री, इसी से वेरिएशन आएगा बेटा, है ना। अब हर एक गैमीट को हाफ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, लेकिन मदर फादर दोनों के गुण मिल जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास रीकॉम्बिनेशन। तो आपने देखा कि भाई हमारे पास थर्ड, जो थर्ड था, थर्ड क्या था, पैकेटिन। और पैकेटिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। अब आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में अगर हम फीमेल में जाएं, तो डिप्लोटीन एक ऐसी स्टेज है जहां पर क्या लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं डिप्लोटीन में जाऊं तो यहाँ हमारे पास क्या लगता है, फर्स्ट अरेस्ट भी लगता है, फर्स्ट अरेस्ट, फर्स्ट अरेस्ट इन फीमेल, है ना। तो फर्स्ट अरेस्ट यहीं लगता है डिप्लोटीन स्टेज में। और डिप्लोटीन में होता क्या है, यहाँ पर होता है बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा and dissolution of synaptonemal complex, dissolution of synaptonemal complex। इतनी बात समझ आ रही है। नाउ डाइकिनेसिस, अब देख लेते हैं हम डिप्लोटीन में क्या हो रहा है। डिप्लोटीन चौथा मेरा पार्ट आ गया, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अगर मैं बात करूं, फोर्थ पार्ट में हम क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, डिप्लोटीन के अंदर हमारे पास जो हमारे क्रोमोसोम थे, सॉरी, हमारे पास जो हमारे क्रोमोसोम थे, वो अब एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये एक्स बन रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, एक्स बन रहा है, समझ आ रहा है। अगर उसको नॉर्मल वे में बनाऊं तो कुछ ऐसा है, अगर मैं प्रोटीन हटा दूं, तो आप देख रहे हो यहां पर एक एक्स बना बना, ये एक्स, इसे बोलते हैं काइजमेटा, जो एक्स बन रहा है ना। इसे कहा जाता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
काइज्मा या काइजमेटा, क्या बोलते हैं बेटा इसको, काइजमेटा। तो ये कब कहाँ बनता है, डिप्लोटीन में। और क्या हो रहा है कि जो बीच में यहाँ पर, जो बीच में इनके बीच में हमने क्या भरा हुआ था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसोल्यूट हो रहा है, डिसोल्यूट, उसका असर खत्म हो रहा है। अभी इसलिए ये सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। मतलब मैंने प्रोटीन हटा दी है, मेरे पास जो ये प्रोटीन थी ना उनके ऊपर चढ़ी हुई NH+, ये वाली ऐसे, ये क्रोमोसोम था ना ऐसे, तो ये हटा दिया मैंने, तो ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। उसको बोलते हैं काइजमेटा। अब हमारे पास होगा क्या अगले स्टेप में, फाइनली अगर हम बात करें तो मेरे पास जो ये डाइकिनेसिस है, इसमें क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। और क्या हो जाएगा, और हमारे पास क्या होने वाला है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। हमारे पास क्या होने वाला है, टर्मिनलाइजेशन, और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा में हम क्या, इसके साथ क्या देखोगे, जो नॉर्मल प्रोफेज में होता है कि डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप और बाकी जो चीज़ें होती हैं प्रोफेज में, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेगी। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा क्या है कि अब जो ये वाला फेज आप देख रहे हो, ये टोटली ऐसे था, ऐसे करते 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 दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इज इट ओके। अब जब हम क्रोमोसोम को देखेंगे, अब जब क्रोमोसोम की शक्लें हमें नजर आएंगी, अगर हम देखें नॉर्मली मैं बनाऊं, तो मेरा क्रोमोसोम अब मुझे कैसे नजर आएगा, जैसे ये क्रोमोसोम था एक, जिसको मैं एक फादर का बोल रहा था और दूसरे को कह रहा था मदर वाला। अब ये रिजल्टेंट कैसे हो गए, रिजल्ट वाले कैसे बन गए बेटा, देखो कुछ कुछ येलो जो मेरे पास एलील थे वो इसको मिल गए, और कुछ जो इसके जो एलील्स थे वो यहाँ चले गए, सेम लोकेशन के ऊपर, सेम लोकेशन के ऊपर इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो अब ये कैसे बन गया हाइब्रिड, कैसे बन गया हाइब्रिड। अब ये नहीं कह पाऊंगा कि ये मेल का है या फीमेल का है। इज इट ओके, समझ आया सभी को, क्लियरेंस हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगली बात हम अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। आई होप कि जो आपने यहाँ पे किया वो आपको समझ आया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको वो चीज़ें समझ में आए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।